जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, आप सबसे मेरा नम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक पूरा मन लगाकर बिना स्किप किए हुए देखें, और अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, डेनिम ब्रांड ने हाल ही में किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आपके ऑप्शंस हैं ए करीना कपूर, बी कैटरीना कैफ, सी दीपिका पादुकोण और डी प्रियंका चोपड़ा। तो दोस्तों आपको बता दें कि डेनिम ब्रांड ने हाल ही में दीपिका पादुकोण को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दीपिका पादुकोण विख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण की बड़ी पुत्री हैं। दीपिका के हिंदी फिल्म करियर की शुरुआत फिल्म ओम शांति ओम से हुई थी। दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बहुत ध्यान से पढ़ें और आप याद रखें कि किस कंपनी का डेनिम ब्रांड की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी असम, सी कर्नाटका और डी पुदुचेरी। तो दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति शासन से जुड़े प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 में दिए गए हैं। आर्टिकल 356 के मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि वे इस बात से संतुष्ट हों कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं कर रही है। दोस्तों पुदुचेरी के बारे में आपको बता दें, पुदुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बसा हुआ है, और पुदुचेरी की राजधानी भी पुदुचेरी ही है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य निम्न में से कौन बन गया है? आपके ऑप्शन हैं ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी पंजाब और डी तमिलनाडु। तो दोस्तों आपको बता दें कि पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य उत्तराखंड बन गया है। इससे पहले नागालैंड, केरल और पश्चिम बंगाल में महिला कमांडो दस्ते पुलिस में शामिल किए जा चुके हैं। महिला पुलिस कमांडो दस्ते तथा चीता पुलिस दल के गठन में राज्य की महिलाओं में पुलिस के प्रति विश्वास एवं मनोबल बढ़ेगा। दोस्तों अब नजर डालेंगे हम उत्तराखंड की तरफ। तो जैसे आप देख सकते हैं उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित और उत्तर प्रदेश से अलग हुआ एक राज्य है, जिसकी बारे में अगर देखें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। दोस्तों अगर हम उत्तराखंड के बारे में मतलब उत्तराखंड के नेशनल पार्क देखें तो उत्तराखंड में राजा जी नेशनल पार्क फेमस हैं, जो आपको बताते चलें। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान याद रखें। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ये 6 हैं जिनमें से आप फूलों की घाटी मतलब फ्लावर्स वैली, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट और राजा जी नेशनल पार्क को बहुत अच्छे से याद रखें। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड की अगर सीमा देखें हम तो उत्तराखंड की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा तिब्बत तथा नेपाल से और राजकीय सीमा हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। अब हम उत्तराखंड की मुख्य परियोजनाएं देखेंगे तो यहाँ की सबसे पहली परियोजना है गिलौगी जल विद्युत परियोजना, जो यहाँ की पहली है और 1909 में स्टार्ट हुई थी। दूसरी है टिहरी जल विद्युत परियोजना जो बनी है भागीरथी नदी पर और वीलंगना नदी पर। तीसरी है विष्णु परियोजना, विष्णु प्रयाग परियोजना जो अलकनंदा नदी पर बनी है, दोस्तों याद रखें। धौली गंगा परियोजना धौली गंगा नदी पर बनी है। पंचेश्वर परियोजना और आखिरी है मनेरी परियोजना जो कि भागीरथी नदी पर बनी हुई है। दोस्तों याद रखें, जो आप नहीं सुन पाए हो उसको रोक कर सुन लीजिएगा, लेकिन सुन लीजिएगा और परियोजनाएं ध्यान रखिएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की? आपके ऑप्शंस हैं ए झारखंड, बी तमिलनाडु, सी अरुणाचल प्रदेश और डी राजस्थान। दोस्तों आपको बता दें कि 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों ने एक समूह ने अरुणाचल प्रदेश में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है। यह पौधा शुष्कता, कम तापमान, हवा, सूखा, पराबैंगनी विकिरण, खराब पोषण इत्यादि के लिए अनुकूलित होते हैं। पौधे की यह प्रजाति आमतौर पर जुलाई से अगस्त तक फूल देती है। तवांग जिला अरुणाचल प्रदेश के 16 प्रशासनिक जिलों में से सबसे छोटा है। तो दोस्तों याद रखें कि यहाँ वैज्ञानिकों ने यह अल्पाइन कहाँ खोजा है?
अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में खोजा है और तवांग जिला अरुणाचल प्रदेश के सबसे छोटा जिला है, जो 16 जिलों में सबसे छोटा है। दोस्तों अब देखेंगे हम अरुणाचल प्रदेश की तरफ, तो यह सबसे पूर्वी तट पर स्थित, पूर्वी छोर पर स्थित राज्य है भारत का, जिसकी राजधानी ईटानगर है। यहाँ के अगर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री देखें तो पेमा खांडू और राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। अगर हम सबसे पहले यहाँ पर क्या है, पहाड़ी इलाके में बसा हुआ है, तो दर्रे बहुत होते हैं। और दर्रे क्या कहलाते हैं दोस्तों, पहाड़ों के बीच से बनाए गए रास्तों को दर्रा कहा जाता है। तो दर्रों के बारे में देखेंगे तो यहाँ के जो फेमस फेमस दर्रे उनके देखेंगे, बॉमडिला दर्रा, दीफू दर्रा, यांग्याप दर्रा, पांगसो दर्रा, जो यहाँ के मुख्य मुख्य दर्रे हैं। 3 दर्रे आप याद रखें, वैसे दर्रे तो यहाँ बहुत हैं। फिर इसके बारे में अन्य तथ्य आपको बता दें तो दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है, मतलब यहाँ पर सबसे पहले सूर्य का उदय हो जाता है, क्योंकि यह पूर्वी तट पर है और इसीलिए इसे सूर्योदय का राज्य कहा जाता है। भारत के सूर्योदय का राज्य अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। फिर इसके बाद सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य, तो दोस्तों याद रखें कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की है। ऊपर तिब्बत में, इधर म्यांमार से इसकी सीमा लगती है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम नेशनल पार्क देखें तो नामदफा नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क, पक्के टाइगर नेशनल पार्क, कमलांग नेशनल पार्क और ईगल नेस्ट नेशनल पार्क, जिनमें से आप नामदफा, पक्के टाइगर, ईगल नेस्ट को बहुत अच्छे से याद रखें। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने के बाद किस तेज बॉलर ने भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल की है? आपके ऑप्शन है ए ईशांत शर्मा, बी उमेश यादव, सी जसप्रीत बुमराह और डी हार्दिक पांड्या। तो दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव के बाद ईशांत शर्मा एक ऐसे तेज बॉलर हैं जो भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। ईशांत शर्मा ने अपने टेस्ट करियर का आगाज 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में किया था। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया? आपके ऑप्शन है ए RBI, बी SBI, सी BOI और डी ICICI। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। ICICI बैंक ने विभिन्न प्रकार के भुगतान करने के लिए नागरिकों को वन स्टॉप समाधान प्रदान करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ साझेदारी में एक कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है। दोस्तों आपको ICICI के बारे में बता दें तो ICICI बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, जिसकी स्थापना जून 1994 में हुई थी तथा इसके वर्तमान CEO संदीप बख्शी जी हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना किस राज्य में की गई है? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश और डी कर्नाटक। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर्नाटक राज्य में की गई है। कर्नाटक राज्य बागवानी विभाग ना बिके फूलों को विभिन्न उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फूलों की नीलामी बेंगलुरु के सहयोग से एक फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो फूल नहीं बिक पाते हैं, जो खराब होने वाले होते हैं, उन फूलों को और किसानों के उन फूलों को बर्बाद होने से बचाए जाने के लिए यह केंद्र स्थापित किया जा रहा है। अब हम नज़र डालेंगे सबसे पहले कर्नाटक की तरफ। तो दोस्तों वैसे कर्नाटक आपको कल ही बताया था, आज थोड़ा सा रिकॉल करवाए दे रहा हूँ जल्दी में, जिससे आप बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ द इंडिया कहा जाता है। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा तथा राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। कर्नाटक 6 राज्यों से अपनी स्थलीय सीमा तथा अरब सागर से तटीय सीमा साझा करता है और 6 राज्यों के नाम है गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल। अगर हम कर्नाटक की प्रमुख नदियां देखें दोस्तों तो कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, मलयप्रभा, शरावती यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोंग या गौरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में ही स्थित है। दोस्तों और आपको बता दूं गौरसप्पा की ऊंचाई 253 मीटर ऊंचाई है, जो कि शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों कर्नाटक में कुल 12 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और कर्नाटक के अगर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखें तो बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान,
कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों यह था शॉर्ट में और स्पीड के साथ आपका पूरा कर्नाटक। होस्टो आपने कल सुन लिया होगा, आज फिर से सुना तो आपको याद हो जाएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया है? आपके ऑप्शन है ए आर मोहम्मद खान, बी वजूभाई वाला, सी भगत सिंह कोश्यारी और डी आचार्य देवव्रत। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन आर मोहम्मद खान ने किया हुआ है, जो कि केरल के राज्यपाल हैं। तो केरल के राज्यपाल आर मोहम्मद खान ने केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी नामक भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। केरल विश्वविद्यालय की स्थापना 2 दशक पुरानी राज्य सरकार के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान केरल के उन्नयन से हुई है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन का शुभारंभ किसने किया? आपके ऑप्शन है ए हरदीप सिंह पुरी, बी रविशंकर प्रसाद, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन का शुभारंभ हरदीप सिंह पुरी तथा रविशंकर प्रसाद दोनों ने किया है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा और आपका आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत में शहरों के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा लॉन्च के लिए एक वर्चुअल कार्यक्रम में राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया है। दोस्तों तो आप याद रखें कि राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन का शुभारंभ किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी और रविशंकर प्रसाद ने किया है। देखते हैं दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च ने हाल ही में किस रोग के इलाज के लिए एक छोटा अणु विकसित किया है? आपके ऑप्शन है ए एड्स, बी अल्जाइमर, सी कैंसर और डी टीबी। तो दोस्तों आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने हाल ही में अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए छोटा अणु विकसित किया है। अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए छोटा अणु विकसित किया है जो तंत्र को बाधित करता है, जिसके माध्यम से अल्जाइमर रोग में न्यूरॉन बदहजमी हो जाते हैं। यह अणु विश्व भर में डिमेंशिया के प्रमुख कारण को रोकने के लिए या ठीक करने के लिए एक संभावित दवा उम्मीदवार हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आप हमारी टीम से फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा SLH अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।